नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेकर। पिछले साल एक अपडेट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि एचएएल की तरफ से भी ऑफिशियली तेजस को अर्जेंटीना को ऑफर किया गया था, लेकिन इसमें तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस थोड़े कम थे क्योंकि तेजस में कुछ ऐसे सब सिस्टम मौजूद हैं जो कि यूके बेस्ड फर्म से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें तेजस की रैडोम सेक्शन और इसकी मेन इजेक्शन सीट भी शामिल है जो कि यूके बेस्ड कंपनियों की तरफ से भारत को सप्लाई किया जा रहा है। और यूके और अर्जेंटीना के बीच अच्छे रिलेशन न होने की वजह से हम इन सिस्टम के साथ तेजस को अर्जेंटीना को ऑफर नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद अर्जेंटीना के पास GF-17 एक अच्छा ऑप्शन था जिसे वो अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं और इसके लिए अर्जेंटीना की एक डेलीगेशन टीम अभी चाइना की विजिट पर गए हुए हैं जहां पर वो GF-17 को इवैल्यूएट करने वाले हैं। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली है क्योंकि पाकिस्तान का दावा है कि GF-17 उनका इंडिजिनस फाइटर जेट है और वो GF-17 को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उनको GF-17 का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसे इवैल्यूएट करने के लिए GF-17 की बायर्स या इंटरेस्टेड बायर्स को चाइना में जाके इसकी डिटेल जानकारी लेना पड़ रहा है, जिससे साफ होता है कि GF-17 एक्चुअली किस हद तक पाकिस्तान का इंडिजिनस फाइटर जेट है। अब इसके अलावा GF-17 में भी यूके बेस्ड मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी जब इसे अर्जेंटीना को ऑफर किया जा रहा है तब चाइना की तरफ से इसकी एक इंडिजिनस सोल्यूशन के साथ इसे अर्जेंटीना को ऑफर किया जा रहा है। अब एचएएल भी इस टेंडर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, जिस वजह से एचएएल की तरफ से भी अभी मार्टिन बेकर की MK-16 इजेक्शन सीट के बदले रशियन ओरिजिन K-36 DM और लेगेसी एस जैसे इजेक्शन सीट के साथ इसे अर्जेंटीना को ऑफर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि यूके बेस्ड कंपनी नहीं होने वाले, तो इसमें अर्जेंटीना को तेजस को एक्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। इसके अलावा अर्जेंटीना की तरफ से भी पुराने F-16A और V वर्जन को भी खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि वो डेनमार्क से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए F-16 की जो A और V वर्जन होने वाले उनके मुकाबले GF-17 और तेजस दोनों ही काफी बेहतर ऑप्शन होने वाले हैं। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके। अभी तक हम सब ये सब अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि आजकल की मॉडर्न डे वॉरफेयर में ड्रोन्स धीरे धीरे अपना डोमिनेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। इस वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में अभी अलग अलग कैटेगरी की ड्रोन को इंडेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई ड्रोन या यूएवी मौजूद नहीं है जिसे अंडर वाटर कंडीशन से ऑपरेट किया जा सकता है। मतलब अभी जितने भी ड्रोन्स हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उन सभी को या तो ग्राउंड से लॉन्च किया जा सकता है या फिर इनको शिप से ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन आज पहली बार हम एक ऐसी ड्रोन के बारे में जानने वाले जिसे अंडर वाटर वेसल से यानी कि सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको लेके अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक फ्रेश एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया है, जिसमें हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज को अंडर वाटर कंडीशन से लॉन्च होने वाले ड्रोन्स को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को अंडर वाटर लॉन्चर अनमेंड एरियल व्हीकल या ULAV का नाम दिया गया है और इसके लिए 26 जून 2022 तक ऑफिशियल बिड को सबमिट करना शुरू कर दिया जाएगा। इनिशियल एस्टिमेशन के मुताबिक इसे सबमरीन या किसी भी अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा और ये काइंड ऑफ एक लॉइटरिंग मुनिशंस होने वाली है, जिसे नॉर्मली हम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसको सुसाइड स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके बारे में फिलहाल अभी ज्यादा जानकारी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अभी सिर्फ ऐसी एक ड्रोन की रिक्वायरमेंट के बारे में प्रपोजल इशू किया गया, लेकिन जब इसकी इनिशियल डेवलपमेंट को शुरू कर दिया जाएगा, जो भी कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनकी तरफ से अपनी प्रोटोटाइप अपनी आइडिया को इसमें सबमिट करना शुरू किया जाएगा, तब इसके बारे में डिटेल जानकारी सामने आ सकती है। लेकिन उम्मीद है कि इसमें एक स्मॉल साइज के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद रहने वाला है जो कि इसे नॉर्मल सर्वेलेंस को करने में मदद कर सकता है और हो सके तो इससे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और या फिर सुसाइड स्ट्राइक करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इसी साल मार्च के महीने में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंडियन इंडस्ट्रीज को MI-17 हेलीकॉप्टर की ओवरऑल प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया गया था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो एंटायर MI-17 फ्लीट को ओवरऑल करने में थोड़ा कम पड़ रहा है और इस वजह से इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को शामिल करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस प्रोग्राम को थोड़ा रीडिफाइन किया जा रहा है और इसमें कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की जो इन्वॉल्वमेंट था उसको मॉडरेट करने की कोशिश किया जा रहा है। नए रूल के मुताबिक बिडिंग प्रोसेस में सिलेक्ट किए गए जो भी कंपनी रहेंगे उनको नंबर 3 बेस रिपेयर के अंडर काम करना पड़ेगा और इसमें जो मैन पावर होगा, टूल्स होगा और स्पेयर पार्ट होगा उसे
इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स की नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से MI-17 को ऑपरेट किया जाता है, फिर उसको किस तरीके से ओवरऑल किया जा सकता है। और इस ओवरऑल को करने के लिए जो इंडस्ट्री ऑफिसर्स होंगे उनको बेस रिपेयर डिपो की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 2022 से 2023 के बीच 15 MI-17 हेलीकॉप्टर को ओवरऑल करने का प्लान किया गया और ये अरेंजमेंट अभी कम से कम 2 साल तक चलने वाली। अब प्रॉब्लम ये कि एक MI-17 को कम्प्लीटली ओवरऑल करने के लिए कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है, तो 2 साल के अंदर इनको कंप्लीट किया जा सकेगा या नहीं, इसको लेके थोड़ा डाउट हो रहा है। इसके अलावा पहले जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उसमें MI-17 की ओवरऑल करके फ्लाइट टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद इंडियन एयरफोर्स को इसको हैंड ओवर करने तक सारा काम इंडस्ट्रीज के द्वारा करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इसमें बेस रिपेयर डिपो इन्वॉल्व रहने वाला है। और इनिशियली अभी 6 मेन टास्क को बेस रिपेयर डिपो की निगरानी में किया जाने वाला है, जिसमें सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर्स को डिसमेंटल किया जाएगा, फिर पेंट को रिमूव किया जाएगा, फिर हेलीकॉप्टर्स की हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से क्लीन किया जाएगा, इसकी डिफेक्टेड पार्ट को उसके बाद आइडेंटिफाई रिप्लेस किया जाएगा या खराब बॉडी पार्ट को रिपेयर किया जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चेक किया जाएगा और उसको रिप्लेस किया जाएगा और कंप्लीट चेकअप को करने के बाद उसको असेंबल करके दोबारा पेंट किया जाएगा। और इन सबको करने में इनिशियली बेस रिपेयर डिपो की तरफ से अपने इंडस्ट्रियल पार्टनर को मदद किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।